हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन जीवन एजुकेशन। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका जीवन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम डिस्कस करने वाले हैं आज सेशन नंबर 18, यानी अभी तक हमने इसके 17 सेशन अभी तक कर लिए हैं और उसके रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के रिगार्डिंग हम पढ़ चुके हैं। और लास्ट सेशन जिसने भी नहीं देखे हो, नीचे डिस्क्रिप्शन पे उनको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको इजीली देख पाएंगे और उनको ज़रूर देखें फ्रेंड्स, क्योंकि वो जो अपने डिस्कस किए थे काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, वो रिपीट हो सकते हैं। और ज़्यादातर उसमें सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो रिपीट हुए क्वेश्चंस हैं। और लास्टली अपने जो 2 सेशन किए थे 16 और 17 सेशन हमने किए थे, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था MPCHO का 2019 का जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन हमने किया था, यानी उस पेपर को सोल्व किया था, उसके सेट सेकंड को अपन ने सोल्व किया था। और आई थिंक आप सब ने वो देखा होगा और बिल्कुल उसके रिगार्डिंग जो भी आपका क्वेश्चंस होगा वो क्लियर हो गया होगा, डाउट जो भी होगा आपका क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आप सबको पता है, आप सबने वो क्वेश्चंस देखे हैं। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन थे उसके अंदर, लगभग एक मान के चलेंगे 10 से 15 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस थे जो आगे रिसेंटली अभी जो एग्जाम हुए हैं 2019 के बाद जो भी एग्जाम हुए थे उसके अंदर वो रिपीट हुए थे और आपने देखा। लाइक राजस्थान CHO की अपन बात करें, बिहार CHO की अपन बात करें, हरियाणा CHO के अपन बात करें, और उसके बाद जो MP CHO के पेपर हुए थे उसकी अपन बात करें तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे कैसे रिपीट हुए थे। और मेरा टारगेट है कि वो सभी पेपर जो कि अभी 4-5 साल से जो हो रहे हैं वो आप तक प्रोवाइड करवाऊँ मैं, जिससे उनके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस रहेगा वो आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है। और ये मान के चले आपने 5-7 पेपर कर लिए, 5-7 पेपर आपने देख लिए, तो ये मान के चलना आपका जो MPCHO का भी रिसेंटली एग्जाम होने वाला है, MP स्टाफ नर्स का जो एग्जाम होने वाला है, उससे बाहर कोई क्वेश्चंस नहीं रहेगा। यानी जो क्वेश्चंस अपन करेंगे उसी में ही आपका सिलेक्शन श्योर है और कोई ज़्यादा पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो आज के सेशन को अपन स्टार्ट करते हैं। 18 नंबर सेशन अपन पढ़ने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहना है। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और यदि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, चैनल पर आपको ज्वाइन बटन मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन नहीं किया है कोर्स, तो वो भी ज्वाइन कर लिए, क्योंकि वहाँ पर आपको डिटेल्ड स्टडी मिलेगी कॉलेज के रिगार्डिंग जो भी एग्जाम होने वाले अगले मंथ में, उसके रिगार्डिंग और कंपेटिटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग आपको डिटेल्ड स्टडी मिल रही है वहाँ पर ओनली 89 रुपीज़ में। तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन करें। और आज के सेशन को अपन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं पेपर पर। और पेपर सोल्व करने वाले अपन MPCHO 2019 का सेट A अपन डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। तो फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए और आ जाइए क्वेश्चन पर। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज के अपने 18 नंबर सेशन को। और इसके अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं MPCHO 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके सेट फर्स्ट को, यानी सेट A को अपन डिस्कस करने वाले हैं आज की इस क्लास के अंदर। और लास्ट सेशन में हमने इसका सेट सेकंड डिस्कस किया था, सेट सेकंड अपन ने डिस्कस किया था और उसके अंदर से अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 क्वेश्चन समथिंग नेक्स्ट उसके बाद जो भी एग्जाम हुए हैं उनमें रिपीट हुए हैं। और आप सबने देखा होगा राजस्थान CHO का, बिहार CHO का, MPCHO का एग्जाम पैटर्न, यही क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, तो आगे भी ये रिपीट हो सकते हैं। तो इन सबको आप पढ़े ध्यान से और लास्ट तक बने रहना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए और स्टार्ट करते हैं। और आज का अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने है। क्वेश्चन कहा जा रहा है विच पार्ट ऑफ पेनक्रियाज प्रोड्यूस एंड सिक्रेट द इंसुलिन। कौन सा पार्ट, पेनक्रियाज का कौन सा पार्ट है जो कि इंसुलिन का सिक्रेशन करता है, प्रोडक्शन और सिक्रेशन करता है। क्वेश्चन पूछा है विच पार्ट ऑफ द पेनक्रियाज प्रोड्यूस एंड सिक्रेशन ऑफ द या सिक्रेट ऑफ द इंसुलिन। इंसुलिन का सिक्रेशन कौन सा पार्ट करता है, प्रोडक्शन कौन सा पार्ट करता है, वो आपसे क्वेश्चन पूछा है। आंसर आपको देना था। ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से थे। ऑप्शन A था ग्लोमेरुलस, ऑप्शन B था बॉमन कैप्सूल, ऑप्शन C था आइसलेट ऑफ लेगरहैंस और लूप ऑफ हेनले। ये 4 ऑप्शन इसके अंदर थे। आंसर आपको देना था। क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, तो आंसर आपको देना है। जल्दी जल्दी कमेंट करना है, आपको लाइक और शेयर भी करते रहना है। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। चलिए इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है दैट इज, आप सबको पता है, ऑप्शन नंबर C इज राइट आंसर। ऑप्शन C इज राइट आंसर। आइसलेट ऑफ लेगरहैंस बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और आइसलेट ऑफ लेगरहैंस के अंदर आप सबको पता है 3 टाइप की, मोस्टली 5 टाइप की सेल्स होती है, बट अपन देखते हैं तो बेसिकली 3 टाइप की सेल्स अपन मोस्टली देखते हैं। एक तो अल्फा सेल, दैट बीटा सेल्स, दैट गामा सेल्स। ये आपने देखा होगा। अल्फा सेल दैट ग्लूकागोन का सिक्रेशन करती हैं, बीटा सेल्स जो कि इंसुलिन का सिक्रेशन करती हैं, और गामा सेल्स या डेल्टा सेल्स जो कि सोमेटोस्टेटिन
का सिक्रेशन करते हैं। तीनों आपको याद रखे, तीनों आपको याद रखना है। तीनों से रिगार्डिंग क्वेश्चन आगे और पूछा जा सकता है कि इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन कहाँ से होता है, पेनक्रियाज की कौन से सेल से होता है, तो वो भी आप याद रखें। कहाँ से होता है, पेनक्रियाज के बीटा सेल से वो सीक्रेट होता है। और बीटा सेल्स ये सारे किसके अंदर आते हैं, आइसलेट ऑफ लैगरहैंस। दैट इज राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड और इसके अंदर पूछा है हाई ग्रेड फीवर द बॉडी टेम्परेचर इज। हाई ग्रेड फीवर आपसे यहाँ पर पूछा है, इन हाई ग्रेड फीवर द बॉडी टेम्परेचर इज, यानी कि हाई ग्रेड फीवर हो रहा है या आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना रहेगा जब उसको हाई ग्रेड फीवर कहेंगे, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा है। आंसर आपको देना था और ऑप्शन आपके सामने है 99 to 100 फ़ारेनहाइट, मोर देन 100 to 102 यानी 102 फ़ारेनहाइट। सी ऑप्शन है 103 to 107 फ़ारेनहाइट और डी ऑप्शन है मोर देन 107 फ़ारेनहाइट। क्या इसका करेक्ट आंसर है, आंसर आपको देना था। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको बताना था, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा आपके अकॉर्डिंग। और इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है दैट इज सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है 103 to 107 यानी 103 से 107 फ़ारेनहाइट। दैट इज हाई ग्रेड फीवर, दैट इज हाई ग्रेड फीवर। याद रहे इस क्वेश्चन, दैट इज हाई ग्रेड फीवर। ठीक है, अब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर भी आपको याद होना चाहिए कितना है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर भी एग्जाम में पूछा हुआ है। सेंटीग्रेड में यदि बात करें, सेल्सियस में यदि अपन बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट की यदि अपन बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। याद रहे क्वेश्चंस, याद रहे क्वेश्चंस पूछा हुआ है। नॉर्मली जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे यदि आपको याद रखना है तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइपोथर्मिया, आप सबने पढ़ा होगा पीडियाट्रिक के अंदर हाइपोथर्मिया, और हाइपोथर्मिया के रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी आता है कि हाइपोथर्मिया के अंदर कितना टेम्परेचर कम हो जाता है कि उसको हाइपोथर्मिया कंसिडर किया जाता है। दैट इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से यदि कम हो जाता है, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से यदि कम हो जाता है टेम्परेचर, दैट कंसिडर इन हाइपोथर्मिया, दैट कंसिडर इन हाइपोथर्मिया। और इसके रिगार्डिंग भी आगे सीवियर, माइल्ड, मॉडरेट इस तरीके से है, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ इतना याद रखें, हाइपोथर्मिया कब कंसिडर करेंगे, जब बॉडी टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो जाएगा। एंड लेस देन 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो जाता है, दैट इज कंसिडर्ड इन हाइपोथर्मिया। ठीक है, अब आगे याद रखिए कुछ पॉइंट और आपको याद रखने हैं। यहाँ पर क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं, सबसे क्वेश्चंस आ सकता है, वो पॉइंट आपको याद रखें। यदि टेम्परेचर 99 से 100 के बीच में है, यदि टेम्परेचर, क्योंकि नॉर्मल अपन ने पढ़ा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल होता है। अब इससे ज़्यादा हो जाएगा तो इट मीन्स आप सबको पता है टेम्परेचर बढ़ता है, दैट इज फीवर। ठीक है, उसको फीवर में अपन काउंट करते हैं। पायरेक्सिया जिसमें आप कह सकते हैं फीवर, पायरेक्सिया दोनों सेम मीनिंग है। ठीक है, तो 99 से 100 के बीच में यदि टेम्परेचर है, दैट कंसिडर इज लो ग्रेड फीवर, दैट कंसिडर माइल्ड या लो ग्रेड फीवर, या माइल्ड या लो पायरेक्सिया कह सकते हैं। ठीक है, माइल्ड या लो पायरेक्सिया अपन कह सकते हैं। उसके बाद यदि 100 से 103 हो जाता है, 100 से 10 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है, दैट इज अ मॉडरेट पायरेक्सिया, दैट इज मॉडरेट पायरेक्सिया। और 103 से 105 हो जाता है, 103 से 105 हो जाता है, दैट कंसिडर एज हाई पायरेक्सिया। और आपका क्वेश्चन यही पूछा था हाई ग्रेड फीवर क्या होता है, और हाई ग्रेड फीवर के रिगार्डिंग आपको ढूंढना था यहाँ पर 103 to 105, जो कि ऑप्शन के अंदर नहीं है। और इसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर बनता है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी 103 to 107 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रहे क्वेश्चन भूलना नहीं है, ये है हाई पायरेक्सिया या हाई ग्रेड फीवर। यदि बात करें कि 105 से ज़्यादा हो जाए, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से यदि ज़्यादा हो जाता है टेम्परेचर, दैट कंसिडर, किसके अंदर उसको कंसिडर करेंगे, दैट कंसिडर एज हाइपर पायरेक्सिया, दैट कंसिडर एज हाइपर पायरेक्सिया। याद रहे क्वेश्चन, हाई पायरेक्सिया अलग होता है और हाइपर पायरेक्सिया अलग होता है, दोनों का मीनिंग आपके सामने है। 103 से 105 के बीच में, यानी 105 105 से ज़्यादा नहीं है बट 105 के अराउंडिंग है, दैट कंसिडर इन हाई ग्रेड फीवर या हाई पायरेक्सिया। और 105 से मोर देन हो जाता है, यानी 105 से 105 से भी ज़्यादा हो जाता है, दैट कंसिडर एज हाइपर पायरेक्सिया। दोनों क्वेश्चंस याद रहे, भूलना नहीं है, दोनों क्वेश्चंस याद रहे, भूलना नहीं है। चलिए अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे बात की जा रही है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड। क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपको देना है, जल्दी से आंसर देना है। ऑप्शन ए है पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन बी है पैराथायरॉयड ग्लैंड, ऑप्शन सी है पेनक्रियाज ग्लैंड और ऑप्शन डी है हाइपोथैलेमस। क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? आप सबको पता होगा इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। जल्दी आंसर कमेंट करना है फ्रेंड्स। जी, इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सबको पता है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, हाइपोथैलेमस दैट नॉट एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि ये एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। पिट्यूटरी एंडोक्राइन है, पैराथायरॉयड एंडोक्राइन है और पेनक्रियाज है जो कि मिक्स्ड ग्लैंड है। पेनक्रियाज है जो कि मिक्स्ड ग्लैंड है, ये एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी, आप सबको पता है। पेनक्रियाटिक जूस जो सीक्रेट होते हैं दैट इज एक्सोक्राइन, और इंसुलिन ग्लाइकोगोन, इंसुलिन ग्लूकागोन और सोमेटोस्टेटिन जो भी बात की अपन ने थोड़ी देर पहले, अल्फा बीटा और गामा डेल्टा जो सेल्स हैं वो एंडोक्राइन में इंक्लूडेड है, यानी ये मिक्स ग्लैंड है। दैट इज राइट आंसर इज हाइपोथैलेमस, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। याद रहे इस क्वेश्चन का आंसर, याद रहे, भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है व्हेन पल्स रेट इज लेस देन 60 बीट पर मिनट, व्हेन पल्स रेट इज लेस देन 60 बीट पर मिनट इज कॉल्ड। क्या कहेंगे? यदि पल्स रेट है 60 से कम हो जाती है तो उसको क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, आप आंसर कीजिएगा। 4th नंबर पे क्वेश्चन आया था 2019 का MPCHO का एग्जाम पेपर अपन सोल्व कर रहे हैं, याद रहे, और रिपीट हो सकता है तो याद रहे। नॉर्मल चीज़ें हैं, ये कभी भी रिपीट हो सकती है, याद रहे, भूलना नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना था। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि पल्स रेट यदि 60 से 60 बीट पर मिनट से कम हो जाती है, 60 बीट पर मिनट से कम हो जाती है, उसको क्या कहेंगे? तो आप सबको पता है नॉर्मल जो पल्स रेट होती है वो होती है 60 to 100 बीट पर मिनट। नॉर्मल जो पल्स रेट होती है वो 60 to 100 बीट पर मिनट होती है। यदि 60 से कम हो जाती है दैट कंसिडर एज ब्रेडिकार्डिया, और 100 से ज़्यादा हो जाती है दैट कंसिडर एज टेकिकार्डिया, ठीक है। यानी 60 से कम हो जाती है दैट कंसिडर एज ब्रेडिकार्डिया, और 60 से ज़्यादा हो जाती है दैट कंसिडर एज टेकिकार्डिया। और इसके अकॉर्डिंग जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर, इसके अकॉर्डिंग इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ब्रेडिकार्डिया। पल्स रेट मीन्स हार्ट रेट की बात की जा रही है, और हार्ट रेट को क्या कहते हैं? बीट करना, यानी कार्डिया मीन्स हार्ट, यानी ब्रेडिकार्डिया। यहाँ पर ब्रेडियपनिया भी है, तो ब्रेडियपनिया क्या होता है? रेस्पिरेटरी रेट का कम होना। टेकिकार्डिया क्या होता है? हार्ट रेट का बढ़ना, और टेकियपनिया क्या होता है? रेस्पिरेटरी रेट का बढ़ना, ठीक है। तो याद रहे सारे क्वेश्चंस, आपसे सारे जो की पॉइंट है वो याद रहे आपको। नॉर्मल हार्ट रेट आपको बता दी मैंने 60 to 100 होती है, यदि 60 से कम हो जाती है दैट कंसिडर एज ब्रेडिकार्डिया, और 100 से ज़्यादा हो जाती है दैट कंसिडर्ड एज अ टेकिकार्डिया। याद रहे क्वेश्चन। उसी के साथ यदि अपन रेस्पिरेटरी की यहीं पर बात कर लेते हैं, रेस्पिरेटरी के रिगार्डिंग यदि अपन बात करते हैं तो आपको नॉर्मली रेस्पिरेटरी रेट आपको पता होगी, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट आपको पता होगी कितना होता है। नॉर्मली अपन पढ़ते हैं 60 to 20 ब्रीथ पर मिनट होती है, ठीक है, 16 to 20 ब्रीथ पर मिनट होती हैं। यदि रेस्पिरेटरी रेट 12 ब्रीथ पर मिनट से कम हो जाए, 12 ब्रीथ पर मिनट से कम हो जाए दैट कंसिडर एज अ ब्रेडियपनिया, ठीक है, दैट कंसिडर एज अ ब्रेडियपनिया, जो कि इसके अंदर ऑप्शन है बी वाला, ठीक है। उसके अलावा यदि रेस्पिरेटरी रेट 24 से ज़्यादा हो जाता है, मोर देन 24 रेस्पिरेटरी रेट है, दैट कंसिडर टेकेपनिया या पोलियपनिया भी कह सकते हैं, टेकेपनिया या पोलियपनिया भी कह सकते हैं, जो कि आपके सामने ऑप्शन है। तो चारों ऑप्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। ब्रेडिकार्डिया दैट रेस्पिरेटरी कार्डिया मीन्स याद रहे हार्ट से रिगार्डिंग, और हार्ट मीन्स हार्ट रेट या पल्स रेट, याद रखे। तो ब्रेडिकार्डिया मीन्स होता है जो पल्स रेट है वो 60 से कम हो जाना, 60 बीट पर मिनट से कम हो जाना। ब्रेडियपनिया दैट इज 12 ब्रीथ पर मिनट, इससे कम हो जाए, यानी रेस्पिरेटरी कम होना। यानी याद रखे, एक तो एपनिया जुड़ा हुआ है, एपनिया, और एक कार्डिया जुड़ा हुआ है। कार्डिया मीन्स हार्ट और एपनिया मीन्स रेस्पिरेटरी रेट, दोनों आपको याद रखना है। ब्रेडी हो रहा है दैट इज कम हो रहा है, और टेकी हो रहा है दैट इज ज़्यादा हो रहा है, इंक्रीजमेंट हो रहा है, ठीक है। याद रहे क्वेश्चंस, भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अपन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है
डिक्रीज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड इज नोन एज, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट डिक्रीज हो जाता है, दैट कंसिडर एज, ऑप्शन आपके सामने है हाइपोक्सिया, हाइपोकेपनिया, हाइपोक्सेमिया और हाइपरकेपनिया। क्या इसका राइट आंसर है? आंसर आपको देना है, आंसर आपको देना है। क्या इसका राइट आंसर है? याद रहे क्वेश्चंस भूलना नहीं है, नॉर्मल टर्मिनोलॉजी ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक। तो इस कंडीशन में इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, हाइपोक्सेमिया। हाइपोक्सेमिया देखिए मिया यहाँ पर जुड़ा हुआ है, दैट ब्लड के रिगार्डिंग है और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेस हो रहा है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन डिक्रीज हो रही है, दैट हाइपोक्सेमिया, दैट हाइपोक्सेमिया, ठीक है। अब आप कहेंगे इसमें हाइपोक्सिया भी है, हाइपोक्सिया मीन्स होता है ऑक्सीजन सप्लाई होना कम हो जाना, या तो एब्सेंस हो जाना या ऑक्सीजन की सप्लाई कम होना, कहाँ पर? बॉडी फंक्शन में या बॉडी टिश्यूज के अंदर। यदि बॉडी टिश्यूज के अंदर ऐसा होता है, डेफिशिएंसी होती है या ऑक्सीजन की कमी होती है, दैट हाइपोक्सिया, और ब्लड के अंदर होती है दैट हाइपोक्सेमिया, ठीक है, हाइपोक्सेमिया। याद रहे क्वेश्चंस। और यदि हाइपोकेपनिया यहाँ पर है, हाइपोकेपनिया मीन्स केपनिया से रिगार्डिंग आपको याद रखना है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से रिगार्डिंग है, यदि कम हो जाता है लेवल तो हाइपोकेपनिया, ज्यादा हो जाता है तो हाइपरकेपनिया। याद रहे। तो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, हाइपोक्सिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आगे भी आपको इन लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइव क्लासेस को आप पढ़ पाएंगे और साथ ही जो भी अपडेट आता है, जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो सारी जानकारी आपको मिलेगी, बिल्कुल सटीकली जानकारी मिलेगी। लास्ट तक बने रहना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना है। चैनल पर फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और साथ ही यदि अभी तक आप भी ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ओनली 89 रुपीज़ में आप ज्वाइन हो सकते हैं डिटेल स्टडी के लिए। ओनली 89 रुपीज़ आप में आप ज्वाइन हो सकते हैं। चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको ज्वाइन बटन मिलेगा। ज्वाइन बटन आपको मिलेगा ब्लूइश कलर का, ब्लूइश यानी नीले कलर से मिलेगा। उसको आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको पेमेंट ट्रांजेक्शन के लिए मांगा जाएगा। मात्र 89 रुपीज़ में आपको डिटेल्ड स्टडी किया जा सकता है, डिटेल स्टडी मिल जाएगा, ठीक है। जरूर ज्वाइन करें, प्रीफर करूंगा बिल्कुल ज्वाइन करें। काफ़ी सारी स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पर मिलेगा, PDF नोट्स आपको मिलेंगे, साथ में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी वहाँ पर, सारा कुछ आपको वहाँ पर अवेलेबल है। तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा फ्रेंड्स। बाकी आपकी ऊपर है वो, आप ज्वाइन करना है नहीं करना है। बाकी चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अपन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइज 7 बोन। नीचे जो ऑप्शन दिए हैं उसके अंदर से कौन सी बोन ऐसी है जिसके अंदर 7 बोन से कंपोज है, यानी 7 बोन उसके अंदर इन्वॉल्व होती है या 7 बोन से मिलकर वो बोन बनी हुई है। आंसर आपको देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन आपके सामने है सर्वाइकल वर्टिब्रा, कार्पल, क्रेनियल बोन और लंबर वर्टिब्रा। क्या इसका करेक्ट आंसर है? आंसर आपको देना है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्या इसका करेक्ट आंसर है कि 7 बोन से निम्न से नीचे जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से 7 बोन से कौन बनी हुई है, 7 बोन से कौन कंप्राइज है? आंसर आपको देना है, फटाफट से आंसर दीजिएगा। क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सर्वाइकल वर्टिब्रा। कितना होता है सर्वाइकल वर्टिब्रा? दैट इज 7 नंबर होता है। याद रहे, मैं आपको बता दूं, आपने पढ़ा होगा वर्टिब्रा के अंदर सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा, सेक्रल वर्टिब्रा या सेक्रम वर्टिब्रा और कोकिक्स वर्टिब्रा। जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है दैट इज नंबर इन 7, थोरेसिक वर्टिब्रा है नंबर इज 12, लंबर वर्टिब्रा है नंबर इज 5, सेक्रल वर्टिब्रा है नंबर इज 5 और कोकिक्स वर्टिब्रा है दैट इज नंबर इज 4। ये नॉर्मली अपन ने पढ़ा है वर्टिब्रा के अंदर, वर्टिब्रा के रिगार्डिंग अपन ने पढ़ा है 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 5 सेक्रल और 4 कोकिक्स, ठीक है। 33 नंबर ये होती हैं, बाद में फ्यूज हो जाती हैं, वो बाद में कम हो जाती हैं, बट ये नॉर्मली आपको याद रखना है कितने कितने नंबर इनके होते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन आपका राइट है, ऑप्शन आपका राइट है, ए राइट है, सर्वाइकल वर्टिब्रा दैट इज इन नंबर 7। याद रहे क्वेश्चन, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो 5-6 जो वर्टिब्रा के टाइप्स है, सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा, सेक्रल वर्टिब्रा और कोकिक्स वर्टिब्रा, इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखें 7, 12, 5, 5 और 4, ये बाद में सिंगल बच जाती हैं। बाकी आगे अपन डिस्कस करेंगे। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 पर अपन डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ मेनी लोब
लीवर हैव, लीवर के अंदर कितने लोब्स प्रेजेंट होते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। लीवर के अंदर कितने लोब्स प्रेजेंट होते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है और आंसर आपको देना है। ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3 और 4। कितने लोब होते हैं, हाउ मेनी लोब इन लीवर, लीवर हैज है वो कितने लोब होते हैं, लीवर के अंदर कितने लोब होते हैं, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और आई थिंक आप सबको पता है, जिन्होंने लास्ट सेशन ज्वाइन किए हैं, लास्ट सेशन अटेंड किए हैं, उन सबको ये पता है। और ये एमपीसीएचओ का पेपर अपन डिस्कस कर रहे हैं 2019 के अंदर जो एग्जाम हुआ था। इसके बाद ये पेपर कंप्लीट होने के बाद अपन इस पेपर को 2 या 3 सेशन में डिवाइड करेंगे। इस पेपर को खत्म होने के बाद अपन डिस्कस करेंगे एमपीसीएचओ के अंदर ही जो 2020 में एग्जाम हुआ, अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुआ था 2020 के अंदर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आप सबको पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस आपके लिए, तो जरूर ज्वाइन करें और चैनल पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सारे क्वेश्चंस में रिपीट क्वेश्चंस आपको शेयर कर रहा हूँ, रिपीट क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो आगे तक बने रहे, लास्ट तक बने रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 4 लोब होते हैं। अब आप कहेंगे सर हमने तो 2 ही लोब पढ़े हैं, एक राइट लोब एक लेफ्ट लोब, यही पढ़े होंगे आपने, बट इसके जो लोब होते हैं वो 4 होते हैं। कैसे, ये आपकी लीवर है, ठीक है, ये आपकी लीवर है, इस तरीके से आपने देखी होगी लीवर का डायग्राम ट्रायंगुलर इन शेप होता है। एंटीरियरली सामने से जो दिखती है वो 2 लोब होते हैं, एक राइट लोब होता है एक लेफ्ट लोब होता है, ठीक है। यदि पोस्टीरियरली अपन देखें तो ये एक यहां पर होता है और एक यहां पर होता है, पोस्टीरियरली इनसाइड होता है। तो याद रहे, एक राइट हो गया एक लेफ्ट हो गया, 2 तो ये हो गए। तीसरा होता है क्वाड्रेट लोब होता है, क्वाड्रेट लोब होता है, ठीक है, याद रखें। एक होता है क्वाड्रेट लोब, एक क्वाड्रेट लोब, बताऊं मैं आपको, क्वाड्रेट लोब और एक दूसरा होता है क्वाड्रेट लोब। तो ये 2 लोब एक्स्ट्रा होते हैं, ये पोस्टीरियरली इनसाइड होते हैं, इसलिए दिखते नहीं है, विजिबल नहीं है और आपको जनरली आपने पढ़े भी नहीं होंगे आई थिंक, बट आपको याद रखे, आपने को याद रखना है 4 लोब होते हैं लीवर के, कंफ्यूज नहीं होना है, भूलना नहीं है, याद रखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके रिगार्डिंग, आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग। और इसके रिगार्डिंग मैंने लास्ट सेशन के अंदर भी आपको डायग्राम वाइज इसको डिस्कशन किया है, तो वहाँ पर आप देखें, लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। और आई थिंक ये अपन ने डिस्कस किया था फर्स्ट सेशन में, जब हमने स्पेशल क्लासेस के अंदर सेशन स्टार्ट किए थे, तो फर्स्ट सेशन के रिगार्डिंग हमने ये डिस्कस किया था लीवर के लोब, ठीक है। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8 है, कॉलर बोन इज नोन एज, कॉलर जो बोन है उसके नाम से कौन सी जानी जाती है, कौन सी फेमस बोन है जो कि कॉलर बोन के नाम से जानी जाती है। नाम आपको बताना है, आंसर आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपको देना है। क्लेविकल बोन, स्कैपुला बोन, ह्यूमरस और रेडियस, क्या इसका करेक्ट आंसर है। और आई थिंक आप सबको इसका आंसर पता है, तो जल्दी से इसका आंसर देना है। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लेविकल बोन दैट इज राइट आंसर, क्लेविकल बोन दैट इज राइट आंसर, दैट इज नोन एज कॉलर बोन। याद रहे कॉलर बोन। यहीं से आपको 1-2 क्वेश्चन और याद रखना है। टोटल बोन के नंबर आपसे पूछे जा सकते हैं एक अडल्ट पर्सन के अंदर। टोटल नंबर ऑफ बोन दैट इज 206, 206 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ बोन इन इन्फेंट, इन्फेंट की बात की जाए तो 270, 270 याद रखें। 270 ऑप्शन में नहीं मिलता है तो 300 आप चूज करें, बाकी फर्स्ट प्रायोरिटी में आप 270 यानी 270 चूज करें। उसके अलावा लार्जेस्ट बोन आपसे पूछी जा सकती है, दैट इज अ फीमर। लार्जेस्ट बोन आपसे पूछी जा सकती है, दैट इज अ फीमर, ठीक है। लार्जेस्ट बोन आपसे पूछी जा सकती है, दैट इज अ फीमर, कहाँ पर पाई जाती है, लेग के अंदर पाई जाती है। स्मॉलेस्ट बोन आपसे पूछी जा सकती है, दैट इज स्टेपिस, कहाँ पर पाई जाती है, ईयर ओसिकल्स में पाई जाती है, यानी ईयर के अंदर पाई जाती है। याद रखें, ये क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं, भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और यहाँ तक आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे उम्मीद करता हूँ मैं, तो लास्ट तक बने रहना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आगे भी आप हमारे साथ जुड़ सके, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए लेटेस्ट अपडेट का और ऐसी लाइव क्लासेस का। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहा है कि विच टाइप ऑफ ब्लड सेल्स आर एसोसिएटेड विद द क्लोटिंग। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप सबको पता है। क्लोटिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है कि नीचे जो ऑप्शन आपको दिए हैं कौन सी ब्लड सेल्स हैं जो कि क्लोटिंग के रिगार्डिंग है, क्लोटिंग बनाने में मदद करती हैं, हेल्प करती हैं। तो ऑप्शन आपके सामने, आंसर आपको देना है। ऑप्शन आपके सामने है WBC, RBC, प्लेटलेट्स और लिम्फोसाइट। क्या इसका करेक्ट आंसर है, आंसर आपको देना है। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर है।
क्लोटिंग के रिगार्डिंग कौन सी बोन है यहाँ पर, तो क्लोटिंग कौन बनवाती है, क्लोटिंग कौन करवाती है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, प्लेटलेट्स दैट क्लोटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं, याद रहे। इसके अलावा यदि आपको यहाँ से क्वेश्चन याद रखना है तो इनके अदर नेम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आरबीसी इज इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी इज ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स इज थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी का लाइफ साइकिल जनरली पूछा जाता है, आरबीसी का लाइफ साइकिल जनरली पूछा जा सकता है 120 दिन 120 डेज नॉर्मली आपको याद रखना है, नॉर्मली आपको याद रखना है 120 दिन नॉर्मली आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक आप याद रखें। बाकी आगे चलते हैं। पीएच वैल्यू जरूर, पीएच वैल्यू भी आपसे पूछी जा सकती है, ब्लड का पीएच वैल्यू भी पूछी जा सकती है, तो याद रखें 7.35 से 7.45 होता है, 7.45 होता है, ठीक है, याद रहे 7.35 से 7.45 होता है, ये जनरली ब्लड का पीएच वैल्यू होता है ये। और एवरेजन यदि अपन देखें तो 7.4 आप याद रखें, 7.4 आप याद रखें। और आई थिंक यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अपन करते हैं। तो ये क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं, याद रहे क्वेश्चन, भूलना नहीं है, याद रहे भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर देखिए फटाफट से क्या आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो बना हुआ है किस किस से बना हुआ है, ऑप्शन आपके सामने है, नीचे 4 ऑप्शन आपको दिए, इनमें से क्या राइट आंसर होगा। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सीएनएस किस किस से मिलकर बना है। ऑप्शन आपके सामने स्पाइनल कॉर्ड, सेरिब्रम, ब्रेन स्टेम और सेरिबेलम और ऑल ऑफ दीज, क्या इसका करेक्ट आंसर है। और जल्दी से इसका आंसर बताएंगे, आई थिंक सबको पता होगा जी। इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। और ऑफिशियली जो माना हुआ है वो स्पाइनल कॉर्ड माना था, लेकिन ये आप नहीं कह सकते क्योंकि अदर जो पार्ट है वो भी ब्रेन के रिगार्डिंग है, सीएनएस के रिगार्डिंग है। तो देखिए समझने की कोशिश करें ऑल ऑफ दीज कैसे इसका राइट आंसर है। अपन ने पढ़ा है सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ, सीएनएस इज मेड अप ऑफ, सीएनएस इज मेड अप ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, याद होगा आप सबको, याद है ये बात, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से बना हुआ है आपका सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बना हुआ है, ये बात तो आपको याद है। अब आगे याद रखें कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आप क्या, स्पाइनल कॉर्ड पूरा है ऑप्शन में आपके सामने है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड पूरा है ऑप्शन आपके सामने है, दैट इज ये भी इसका आंसर है, बट बाकी भी इसका आंसर है। कैसे, सेरिब्रम जो भी ब्रेन का पार्ट है, सेरिबेलम जो भी ब्रेन का पार्ट है, और ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम के अंदर इंक्लूडेड है, आप सबको पता होगा ब्रेन स्टेम के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है, एक है मिड ब्रेन, दूसरा है पोन्स और तीसरा है मेंडुला ओब्लागेटा, तीनों ऑर्गन जो कि ब्रेन के पार्ट है, ब्रेन स्टेम है, दैट इज ये भी राइट, ये भी राइट, ये भी राइट, तीनों राइट है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बट ऑफिशियली जो आंसर की में है वो है ऑप्शन नंबर ए, लेकिन आप याद रहे इसका आंसर बिल्कुल डी रहेगा क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दोनों इंक्लूडेड है, दैट इज राइट आंसर, ठीक है, याद रहे क्वेश्चन, भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हेन वाज इंडिया डिक्लेयर पोलियो फ्री, इंडिया कब पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था, आंसर आपको पूछा है, आंसर आपको देना है। ऑप्शन है 2011, 2012, 2013 और 2014, 2011, 12, 13 और 14, क्या इसका करेक्ट आंसर है, आंसर आपको देना है। जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर है, आप सबको इसका आंसर पता है, जल्दी से आंसर दीजिएगा जी। इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, 2014 बिल्कुल राइट आंसर है। इंडिया डिक्लेयर कर दिया था पोलियो फ्री से 2014 में, कब डिक्लेयर कर दिया था, 2014 में, याद रहे क्वेश्चन, भूलना नहीं है, याद रहे क्वेश्चन, भूलना नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर पूछा है व्हाट इज द सेक्स रेशियो इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का जो सेक्स रेशियो कितना है अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 के सेंसस के अनुसार वहाँ का जो सेक्स रेशियो है वो कितना है, वो आपसे पूछा था। ऑप्शन आपके सामने, आंसर आपको बताना है। ऑप्शन है 923, ऑप्शन बी 931, ऑप्शन सी 947 और ऑप्शन डी 963। 923, 931, 947, 963
राइट आंसर आपको बताना है, क्या इसका करेक्ट आंसर है, आंसर आपको बताना है, जल्दी से आंसर कीजिएगा जी। इसका बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 931 दैट इज राइट आंसर। याद रहे मध्य प्रदेश का जो सेक्स रेशियो है 931 है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 की जनगणना के अनुसार बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपसे, व्हाट इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, व्हाट इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कितनी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कितनी है, वो आपसे क्वेश्चन पूछा था, आंसर आपको देना है। ऑप्शन है 64, 69, 72 और 75, क्या इसका करेक्ट आंसर है, आंसर आपको देना था। और इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है दैट इज बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। और एक्यूरेट अपन बात करें तो 69.4 पॉइंट समथिंग ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इंडिया की, ठीक है, याद रहे क्वेश्चन 69.42, ठीक है, याद रहे क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अपन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 अपन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इन इंडिया, इंडिया की जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है वो कितनी है, इंडिया की इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है जो कि कितनी है, याद रहे भूलना नहीं है, याद रहे भूलना नहीं है। ऑप्शन है 55, 47, 41 और 33, क्या इसका करेक्ट आंसर है, याद रहे भूलना नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी ऑप्शन इज राइट, जो कि आंसर की मैं फाइनली ऑफिशियली आंसर की मैं माना था, और ये पहले के डाटा थे उसके अकॉर्डिंग आंसर डी राइट था। अभी यदि ये क्वेश्चन आ जाता है, अभी रिसेंटली जो एमपीसीएचओ का एग्जाम होने वाला है, यदि इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर रहेगा 28.77 समथिंग, ये आंसर रहेगा, क्योंकि अभी डाटाज हैं धीरे धीरे चेंज हो जाते हैं, आप सबको पता है। 2018 में इसके डाटा थे 32, उसके बाद इसके डाटा 2019 के अंदर इसके डाटा बने 30 पॉइंट कुछ समथिंग रहे थे, 2020 के अंदर 29 पॉइंट समथिंग थे, और अभी 28.28 पॉइंट समथिंग ये रहे हैं, ठीक है। तो याद रहे क्वेश्चंस, याद रहे भूलना नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 15, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15, याद रहे भूलना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर पूछा है What will be approximate number of pregnant women in a year in a sub-center area with a population 4,800 and birth rate of 25 बर्थ रेट है, उसके अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना था। और इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन है 90 to 100, 100 to 110, 120 to 130 और 140 to 150, क्या इसका करेक्ट आंसर है, और जो कि इसका आंसर है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, और ऑफिशियली यही राइट इसका आंसर माना था, ठीक है। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करें लाइक, करें शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करें। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 की अपन बात करें, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट है, रिपीट हो सकता है कि नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कौन सा सही नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है वो आपसे पूछा है। ऑप्शन ए है रूबेला इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज, ऑप्शन बी है फाइलेरिया इज पैरासाइटिक डिजीज, सी ऑप्शन है मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय एडिस एजिप्टी मॉस्किटो, डी ऑप्शन है टाइफॉइड स्प्रेड थ्रू कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। और इसके अंदर आपको गलत सेंटेंस ढूंढना था, गलत स्टेटमेंट आपको ढूंढना था, और आप सबको पता चल गया होगा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय एडिस एजिप्टी मॉस्किटो, और ये इसके थ्रू फैलती नहीं है, किसके थ्रू फैलती है, मलेरिया फीमेल प्लाज्मोडियम के थ्रू फैलती है, फीमेल एनोफिलीज, याद होगा आप सबको, फीमेल एनोफिलीज के थ्रू ये फैलती है, आप सबको पता होगा। एडिस एजिप्टी के थ्रू डेंगू फैलता है, आप सबको पता है। दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट, दैट इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी 16 का सी ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 की यदि अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है इंक्यूबेशन पीरियड इज द पीरियड बिटवीन, यानी डेफिनेशन पूछा है आपसे इंक्यूबेशन पीरियड का कि इंक्यूबेशन पीरियड होता क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, इस प्रकार से ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपको देना है। ऑप्शन है कॉलिंग एम्बुलेंस एंड रीचिंग हॉस्पिटल, ऑप्शन बी है गिविंग वैक्सीन एंड डेवलप इम्यूनिटी, ऑप्शन सी है टेकिंग मेडिसिन एंड गेटिंग
इट्स रेस्पॉन्स। ऑप्शन नंबर डी है एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एंट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड डेवलप द सिम्टम्स। क्या इसका करेक्ट आंसर है? आंसर आपको पता चल गया होगा। जी हाँ, आप कहेंगे कि इतना पैटर्न था क्या, इतना कम पैटर्न मतलब इतना कम लेवल था क्या पेपर का? जी हाँ, ये पेपर ही है, आप देख सकते हैं। आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां पर आपको इनका पीडीएफ अवेलेबल करवा दिया जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। बाकी इन सबको ध्यान रहे, भूलना नहीं है, ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो आगे हो सकता है आपके रिपीट हो जाए, तो याद रहे क्वेश्चन। और आगे भी कंटिन्यू जो क्लासेज अपनी चल रही है, लाइव क्लासेज चल रहे हैं, उनको जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि इनके रिगार्डिंग काफी बेनिफिट आपको होने वाला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्या होता है इंक्यूबेशन पीरियड? इंक्यूबेशन पीरियड दैट इज एंट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि कोई पेशेंट है, कोई पर्सन है, उसके अंदर वायरस या बैक्टीरिया यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर किया, और एंटर करने के बाद उसके अगेंस्ट साइन और सिम्टम डेवलप होता है, तो इसके बीच की जो है टाइम ड्यूरेशन होता है दैट इज इंक्यूबेशन पीरियड। याद रहे, इंक्यूबेशन पीरियड याद रहे, भूलना नहीं है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वीडियो को करें लाइक शेयर, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी तक ज्वाइन नहीं हुए आप, ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जरूर ज्वाइन है। ब्लू कलर का आपको बटन मिलेगा सब्सक्राइब के पास में, चैनल के लोगों के पास में, और वहां से आप उसको ज्वाइन करेंगे। मात्र 89 रुपीज़ आपको देने हैं, और आप पढ़ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप कर सकते हैं डीपली स्टडी इन सभी टॉपिक्स के रिगार्डिंग। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा है क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज वायरुलेंस। वायरुलेंस क्या होता है ये आपसे पूछा है, वायरुलेंस क्या होता है ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर आपको देना है। ऑप्शन आपके सामने है अ डिजीज ऑफ इंटेस्टाइन, फंगस इन्फेक्शन ऑफ नेल, डिजीज कोजिंग कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, और लीवर। क्या इसका करेक्ट आंसर है? वायरुलेंस का मीन्स क्या होता है या वायरुलेंस क्या होता है, आंसर आपसे पूछा है, आंसर आपको देना है। क्या इसका करेक्ट आंसर है? 18 नंबर क्वेश्चन की अपन बात कर रहे हैं, और इसके अंदर जो आंसर है 18 नंबर क्वेश्चन का दैट इज सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। डिजीज कोजिंग कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है किसी भी डिजीज को कोज करने की, दैट इज नोन एज वायरुलेंस। याद रखिए ये टर्मिनोलॉजी है, काफ़ी बार रिपीट हुई है, सीएचओ के अंदर तो हुई है, स्टाफ नर्स के अंदर, एम्स के रिगार्डिंग, ईएसआईसी के रिगार्डिंग, इन सब के रिगार्डिंग ये रिपीट होती रहती थी। तो याद रखें टर्मिनोलॉजी, हर टर्मिनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन टर्मिनोलॉजी बेसिस रहता है, और टर्मिनोलॉजी आपको याद नहीं है, की पॉइंट आपको याद नहीं है, तो आपके क्वेश्चंस गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आप की पॉइंट्स वगैरह याद रखें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है सी, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात अपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं, एबिलिटी ऑफ पैथोजन टू इस्टेब्लिश एन इन्फेक्शन। काफी अच्छा क्वेश्चन है कि एबिलिटी ऑफ पैथोजन, पैथोजन के द्वारा ऐसी एबिलिटी जो कि वो इन्फेक्शन करवा सकता है, और वो एबिलिटी क्या कहलाएगी। कैपेसिटी की अपन ने बात की, अब एबिलिटी की बात की जा रही कि एक पैथोलॉजी कोई भी पैथोजन है यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर पाई जाने वाली वो एबिलिटी जिसके थ्रू वो इन्फेक्शन करवा सकता है, दैट इज नोन एज, उसका ये भी आपको टर्मिनोलॉजी याद रखनी है, भूलना नहीं है। फर्स्ट वन ऑप्शन है इन्फ्लामेशन, सेकंड वन ऑप्शन है इन्फेक्टिविटी, थर्ड ऑप्शन है एलर्जी, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। आंसर आपको देना है। क्या इसका करेक्ट आंसर है? आई थिंक आप सबको आंसर पता चल गया होगा। इसका करेक्ट आंसर दैट इज राइट आंसर 19 नंबर क्वेश्चन का, 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इन्फेक्टिविटी, दैट इज राइट आंसर। कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एबिलिटी होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी एबिलिटी होती है जिसके थ्रू वो इन्फेक्शन कोज करवा सकता है, दैट इज नोन एज, वो एबिलिटी क्या कहलाती है? इन्फेक्टिविटी कहलाती है। याद रहे क्वेश्चंस, भूलना नहीं है, याद रहे क्वेश्चंस, भूलना नहीं है। आगे चलते पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आगे चलते पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 20। और आई थिंक आप पेपर देने जा रहे हो एमपीसीएचओ का, तो आपने एपिडेमियोलॉजी के बारे में तो पढ़ा ही होगा, क्योंकि उसके रिगार्डिंग तो क्वेश्चन आना ही आना फिक्स है, तो उसके रिगार्डिंग आपने पढ़ा होगा। यदि पढ़ा है तो इसका आंसर दीजिएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ इसका आंसर दीजिएगा। क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए? एजेंट, होस्ट एंड, यहाँ पर खाली जगह है, यहाँ पर क्या आएगा? एजेंट, होस्ट एंड खाली जगह है, मेक इट एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, यानी एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के बारे में आपने पढ़ा होगा सेकेंड ईयर के अंदर, फोर्थ ईयर के अंदर, आपके कॉलेज टाइमिंग में, या कहीं पर भी आपने पढ़ा होगा, कोई सी भी गाइड आपने प्रीफर की होगी उसके अंदर पढ़ा होगा। तो एपिडेमियोलॉजी ट्रायड है,
ट्रायड मीन्स 3 एजेंट होने चाहिए, यहाँ पर 3 में से 2 पार्ट आपको दिए, एक पार्ट आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, क्या इसके अंदर इम्यूनिटी आएगी, क्या ससेप्टिबिलिटी आएगी, क्या एनवायरनमेंट आएगा, क्या मेडिसिन आएगी। आंसर आपको बताना है, जल्दी से आंसर दीजिएगा क्या इसके अंदर आएगा, और आप सबको पता होगा जी। इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, एनवायरनमेंट दैट करेक्ट आंसर। आपने इस तरीके से एक ट्रायंगुलर ट्रायड आपने पढ़ा होगा, एक तरफ एजेंट, दूसरी तरफ होस्ट, तीसरी तरफ एनवायरनमेंट, तीनों एक दूसरे के साथ को रिलेट रहते हैं, और दैट इज ट्रायड सिस्टम, और दैट इज एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड सिस्टम। याद रहे क्वेश्चन, याद रहे, भूलना नहीं है। एपिडेमियोलॉजिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रिगार्डिंग और स्टाफ नर्स के रिगार्डिंग भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसके अंदर एज इट इज ऐसे कैसे अपलोड होते हैं, ऐसे कैसे अपडेट होते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21st। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 21st यानी 21 नंबर क्वेश्चन, और 21 नंबर क्वेश्चंस के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा है सेकेंडरी प्रिवेंशन मीन्स, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है, उसका मीनिंग क्या होता है। ऑप्शन नंबर आपके सामने है हेल्थ प्रमोशन, ऑप्शन नंबर बी आपके सामने है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, ऑप्शन नंबर सी आपके सामने है रिहैबिलिटेशन, और ऑप्शन नंबर डी आपके सामने है नन ऑफ दी अबव या नन ऑफ दीज। क्या इसका करेक्ट आंसर है, आप सबने पढ़ी होगी। और लेवल ऑफ प्रिवेंशन के रिगार्डिंग मैंने एक सेपरेट क्लास डाली हुई है, वो सेपरेट क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि लेवल ऑफ प्रिवेंशन के रिगार्डिंग यदि आपने वो क्लास देख ली तो 100% आपको श्योरिटी में आपको देता हूँ उसके रिगार्डिंग आपसे कोई सा भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन कंसंट्रेशन के साथ आपको देखना है। नहीं देखिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से आप उसको ज़रूर देखें, एक बार ज़रूर देखें, ज़रूर आपको वो याद हो जाएगी एक बार में, क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको सारा कुछ बता दिया लेवल ऑफ प्रिवेंशन के रिगार्डिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, क्या हेल्थ प्रमोशन आंसर है, क्या स्पेसिफिक प्रोटेक्शन आंसर है, क्या रिहेबिलिटेशन है, क्या डी ऑप्शन राइट है, क्या इसका करेक्ट आंसर है। आंसर आपको देना था और आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के रिगार्डिंग, और सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के रिगार्डिंग तीनों ही नहीं है, क्योंकि सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के रिगार्डिंग यहाँ पर पूछा है और तीनों ही इसके अंदर नहीं है, क्योंकि हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन आपने पढ़ा होगा, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर पढ़ा होगा, ठीक है। हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन ये आपने पढ़ा होगा, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के रिगार्डिंग आपने पढ़ा होगा। और रिहेबिलिटेशन है जो कि टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आपने पढ़ा होगा। डिसेबिलिटी लिमिटेशन और रिहेबिलिटेशन ये आपने पढ़ा होगा। और सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर जो जनरली अपन होते हैं तो उसके अंदर होता है अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट होता है, जो कि ऑप्शन के अंदर नहीं है, जो कि ऑप्शन के अंदर नहीं है। और आपने नहीं देखा जरूर देखिए एक बार फ्रेंड्स, जरूर वो क्लास ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप प्लेलिस्ट से आप उसको देख सकते हैं। लेवल ऑफ प्रिवेंशन थंबनेल में ही लिखा है साफ साफ, ठीक है। तो याद रहे वो क्वेश्चंस, याद रहे प्रिवेंशन ऑफ या लेवल ऑफ प्रिवेंशन आपको याद रहे, भूलना नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है नन ऑफ दी अबव, क्योंकि सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर क्या आता है, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट आता है, जो कि ऑप्शन के अंदर नहीं है। ऑप्शन के अंदर 2 ऑप्शन फर्स्ट प्राइमरी के हैं, थर्ड ऑप्शन टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन का है, सेकेंडरी का कोई ऑप्शन नहीं है, दैट इज नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, काफी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 22, ब्रोंकियल अस्थमा इज रिलेटेड टू, ब्रोंकियल अस्थमा किसके रिगार्डिंग सही है, इसके रिगार्डिंग क्या ऑप्शन सही है, ब्रोंकियल अस्थमा किससे रिलेटेड है। ऑप्शन आपके सामने है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, वीजिंग साउंड, अकर इन ऑल एज ग्रुप, क्या सभी एज ग्रुप में होता है, वीजिंग साउंड आते हैं और नॉन कम्युनिकेबल है, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ देम। क्या इसका करेक्ट आंसर है, आपको आंसर देना है, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर है जी। इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। याद रहे ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, क्यों, क्योंकि नॉन कम्युनिकेबल है, बीजिंग साउंड आते हैं और सभी एज ग्रुप के अंदर ये हो सकते हैं, दैट इज डी ऑप्शन इज राइट आंसर, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अभी कोविड-19 चल रहा है, आप सबको पता है इसका आंसर आपको देना है। रेस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ पीपुल टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज इज कॉल्ड, रेस्ट्रिक्शन किया हुआ है पीपल को मूवमेंट करने के लिए, यानी एक अलग तरीके से अलग से उसको रखा जाता है, सेपरेट रखा जाता है या अलग से रखा जाता है, जिससे वो पब्लिक में नहीं जाएगा, पब्लिक में नहीं जाएगा तो स्प्रेड नहीं होगा, इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होगा। जैसे कोविड-19 का बहुत अच्छा एग्जांपल आपके सामने है, उसके रिगार्डिंग आपको इसका आंसर देना है। आंसर दीजिए फटाफट से, इसके ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपको देना है। ऑप्शन ए है क्वारंटाइन, ऑप्शन बी है आइसोलेशन, ऑप्शन सी है
डिटेंशन और ऑप्शन नंबर डी है सेपरेशन। आंसर दीजिएगा, क्या इसका सही आंसर है? फटाफट से इसका आंसर देना है आपको, उसके बाद राइट आंसर आपको बताया जाएगा। चलिए, इसका आंसर बिल्कुल राइट आंसर आप सबको पता है। इसका क्या आंसर होना चाहिए? दैट इज ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वारंटाइन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मोमेंट पर रोक लगाया जाता है, यानी उसको इधर उधर जाने नहीं दिया जाता है, अलग से आइसोलेट करके रखा जाता है। आप सबको पता है, अभी 14 डेज क्वारंटाइन करवाते हैं पर कोविड-19 के रिगार्डिंग, क्योंकि उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है अराउंड 14 डेज समथिंग अपन मानते हैं, 14 डेज समथिंग ही वो है, और उसको 14 डेज क्वारंटाइन रखा जाता है जिससे उसका स्प्रेड ज़्यादा नहीं हो। ठीक है, चलिए अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है और इसके अंदर पूछा है हाइड्रोफोबिया इज अ डिजीज विच इन विच द पेशेंट के अंदर हाइड्रोफोबिया है, पेशेंट के अंदर हाइड्रोफोबिया है, दैट इज नीचे ऑप्शन दिए हैं, उनके अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए वो आपसे पूछा था। ऑप्शन आपके सामने है, सो नॉर्मल बिहेवियर, ऑप्शन बी है फील ड्रोवी एंड स्लीपी, और सी ऑप्शन है इज स्केटर्ड टू ऑफ वाटर, और डी ऑप्शन है ड्रिंक ऑफ लॉट ऑफ वाटर, यानी कि ज़्यादा पानी पीना और आलसी होना, ज़्यादा सोने वाला और नॉर्मल बिहेवियर करना, या फिर स्केटर्ड ऑफ दी वाटर यानी वाटर से डर लगना। क्या करेक्ट इसका आंसर है? आंसर आपको देना है, और आई थिंक आप सबको पता चल गया, नाम से मीनिंग निकल रखा है। हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिया मीन्स डर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। फियर ऑफ वाटर अपन कह सकते हैं, और इसके अंदर लिखा हुआ है थोड़ा सा घुमाने के लिए, स्केर्ड ऑफ दी वाटर, यानी कि पानी से डर लगना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, याद रखें। और एक किसका सिम्टम है आपने ये भी पूछा जा सकता है, दैट इज रेबीज का सिम्टम है। यदि किसी को आपने सुना होगा रेबीज का इन्फेक्शन हो चुका है, रेबीज का इन्फेक्शन आप सबने देखा होगा बंदर के काटने से, कुत्ते के काटने से, लेकिन कब एक नॉर्मल डॉग या नॉर्मल मंकी आपको काटता है, बाइट करता है, तो ये नहीं होगा, डोंट वरी, परेशान नहीं हो। यदि उसकी सलाइवा के अंदर इसका वायरस है तो वो हो सकता है, और यदि ये हो गया तो फिर उसको हाइड्रोफोबिया हो जाता है, उसको पानी से डर लगने लगता है। और आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, यहाँ तक आप सबको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन पूछा है ऑल आर वाटर बोर्न डिजीज बट एक्सेप्ट, नीचे जो फॉलोइंग डिजीज कंडीशन आपको दिए उनमें से वाटर बोर्न डिजीज है, एक ऐसी डिजीज है जो कि वाटर बोर्न डिजीज नहीं है, एक ऐसी डिजीज है जो कि वाटर बोर्न डिजीज नहीं है, उसका आंसर आपको देना है। ऑप्शन आपके सामने है, हेपेटाइटिस ए, टाइफाइड फीवर, डिसेंट्री, और डी ऑप्शन है ट्यूबरकुलोसिस। क्या इसका करेक्ट आंसर है? कौन सा है ऐसा डिजीज इसके अंदर ऑप्शन में जो कि वाटर के थ्रू नहीं फैलती हैं या वाटर के थ्रू नहीं होती हैं? आंसर आपको देना है, फटाफट से इसका राइट आंसर आपको देना है। क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? और उम्मीद है आप सबको इसका आंसर पता है, और इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ट्यूबरकुलोसिस, क्योंकि ये वाटर से नहीं फैलती है, दैट इज राइट आंसर। और आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, और आज इस सेशन में अपन इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन अपन नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल अपन ने जो 50 क्वेश्चंस एक सेशन के अंदर कवर किए थे तो काफ़ी लंबी क्लासेस हो जाती हैं, तो आज इस सेशन में अपन केवल 24 क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे, यानी अपन क्लास को अब छोटा ही रखेंगे, ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट कह रहे थे कि सर क्लास बहुत लंबी हो चुकी है। आप भले 2 सेशन अलग अलग डिवाइड करके लीजिएगा, इसको 3 सेशन में डिवाइड करके लीजिएगा, मतलब अलग अलग पार्ट में लीजिएगा, एक पेपर को आप 3 पार्ट या 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, जिससे टाइमिंग भी कम होगा और जल्दी जल्दी काम भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस सेशन में अपन 25 क्वेश्चंस लेते हैं, रिमेनिंग सेशन जो बचे हैं उनके अंदर ऐसे ही 25 क्वेश्चंस करके अपन पेपर को कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद है आप सबको समझ आ गए होंगे ये क्वेश्चंस, और उम्मीद है आप सबको अच्छे लगे होंगे, और उम्मीद है आप सबको याद रहे होंगे, और इसी उम्मीद के साथ आज के सेशन को अपन यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट सेशन को लेकर, बहुत ही जल्दी नेक्स्ट अपडेट को लेकर, बहुत ही जल्दी नए क्वेश्चंस को लेकर। जब तक पढ़ते रहे, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और अभी तक आप ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन बटन पे जाएंगे, वहाँ से मात्र 89 रुपीज़ आपको देने हैं, ओनली 80 रुपीज़ आपको देने हैं, और आप पूरा डिटेल्ड स्टडी इन सबका कर सकते हैं।
और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए, जिससे आगे भी आपको लेटेस्ट अपडेट का और ऐसी लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उनको ज्वाइन कर सकें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ नाइस डे, पढ़ते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।